Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 मई 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है, क्यों, ये बताना है क्यों। ऑप्शन ए बोलता है क्योंकि देखो जो लोकसभा है वो इलेक्ट की जाती है डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी जो लोग हैं वो खुद यहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स को खासकर इलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो पूरे संविधान को अमेंड कर सकता है, यानी उसके अंदर संशोधन कर सकता है, बदलाव कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ लिया होगा। देखो हुआ क्या है ना, हाल ही में यूक्रेन की साइड से इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक ट्वीट किया है। और वो ट्वीट क्या है, पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखना। देखो हुआ एग्जैक्टली यह है कि जो क्राइमिया वाला रीजन है जिसको रशिया ने हथिया रखा है, 2014 में यहाँ पर रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था, वहाँ पर यूक्रेन ने एक ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया होगा, जिसकी वजह से इस धुएँ से जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूम बन गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस धुएं के ऊपर एक आपत्तिजनक जो तस्वीर है वो बना दी है। माँ काली का जो यहाँ पर पूरा पिक्चर है इन्होंने इस प्रकार से दिखाया है। ढेर सारे लोगों ने यहाँ पर एक बार में इस ट्वीट को देख लिया था। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये डिफेंस ऑफ यूक्रेन का जो है ट्वीट है, जहाँ पर इंडियन कल्चर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए माँ काली को यहाँ पर इस प्रकार से एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया। और फिर उसके बाद में इस ट्वीट को इन्होंने डिलीट तो कर दिया, लेकिन आगे की बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आप उससे पहले इस ट्वीट को जब अच्छे से देखते हो ना तो एक खतरनाक चीज़ और निकल कर आती है। वो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ये तो की हरकत, इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है इन्होंने वर्क ऑफ आर्ट, ये अपनी यहाँ पर कला दिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसके पीछे का कोई रीज़न था क्या? कुछ भी नहीं था, मतलब बिना वजह बिना बात के इन्होंने ये काम किया है। और जिसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है यूक्रेन की, जो कि होनी भी चाहिए। और साथ ही साथ में दुनिया भर में अब जो ये इशू है काफ़ी ज़्यादा उठ चुका है। रशिया ने इस इशू को बहुत तेज़ी से उठाया है, अभी मैं इसके बारे में भी आऊँगा। फिलहाल जो यूक्रेन का जो ये डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्वीट है इसको डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से जो है ये चर्चा हो रही है। ये आज से 2 दिन पहले की चर्चा है। 2 दिन पहले यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का ट्वीट किया था। फिर जब सब लोगों ने मिलकर, इंडिया ने मिलकर कह सकते हो या रशिया ने, सब ने मिलकर यहाँ पर इस इशू को उठाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद में इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया। और डिलीट करने के बाद में एक माफ़ी मांगी है, और माफ़ी मांगने का तरीका भी इनका बिल्कुल अलग ही है। वो कैसा है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से कई सारे जो आर्टिकल्स हैं वो भी इस टॉपिक को लेकर चर्चा में हैं। यहाँ पर मिंट का आर्टिकल है, रियल फेस ऑफ यूक्रेन गवर्नमेंट, इंडियंस कंडेम ट्वीट फीचरिंग गॉडेस कालीस कैरिकेचर। फिर ऐसे यहाँ पर आपको और भी आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे द हिंदू ने अभी यहाँ पर 13 घंटे पहले इस आर्टिकल को पब्लिश किया है कि जो यूक्रेन के मिनिस्टर हैं, ठीक है, खासकर यहाँ पर इनकी जो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपोलोजाइज़ करती हैं। और वैसे ना इन्होंने ये जो वर्ड है अपोलोजाइज़ वो अपने ट्वीट में यूज़ नहीं किया। मैं अभी आपको इनका पूरा का जो ट्वीट है वो दिखाने वाला हूँ। ये हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बस खाली यहाँ पर दिखा दिया गया है कि हाँ यूक्रेन मिनिस्टर ने अपोलोजाइज़ किया है, पूरी तरह से माफ़ी मांगी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एग्जैक्टली यूक्रेन की मिनिस्टर का ट्वीट देखोगे तो वो ट्वीट भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा।
ट्वीट में यहाँ पे कहीं पर भी अपोलोजाइज या सॉरी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, केवल और केवल यहाँ पर लिखा हुआ है रिग्रेट। हमें दुख है यहाँ पर ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर अपोलोजाइज वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इनका पूरा ट्वीट था कि ये रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर हिंदू गॉडेस माँ काली का जो ये पूरा पिक्चर बनाया है एक डिस्टॉर्टेड मैनर में दिखाया है, और कहीं ना कहीं इससे जो इंडियन कल्चर है उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई है। लेकिन यूक्रेन जो है, जो इंडियन कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करता है और भारत के सपोर्ट में आता है। प्लस यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने साथ ही साथ में एक चीज़ और मेंशन की है कि जो भी ये इन्होंने दिखाया था ट्वीट में, वो ट्वीट ऑलरेडी हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ में चाहता है यूक्रेन की भारत के साथ में इनका कोऑपरेशन बढ़े, है ना, फ्रेंडशिप बढ़ती हुई नज़र आए। ये ट्वीट यहाँ पर यूक्रेन की जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर खासकर इनका है, जो कि रिसेंटली यहाँ पे आपको पता होगा इंडिया के विजिट पर भी आई थी, जिन्होंने भारत को विश्वगुरु बोला था। खैर वो टॉपिक अलग है, क्योंकि इनको चाहिए कि जो अब की बार G20 का समिट होने वाला है उस G20 के समिट में यूक्रेन को भी बुलाया जाए। बट अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, कह सकते हो ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैं पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो चुके हैं जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है यूक्रेन वॉर के बारे में इतनी चर्चा होने वाली है नहीं G20 समिट के अंदर में, जैसा लास्ट समिट में हुआ था। लास्ट समिट जो इंडोनेशिया में हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई थी। इवन यहाँ पर यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं ज़ेलेंस्की, इनको यहाँ पर बुला लिया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बट ऐसा अब की बार की इस मीटिंग में नहीं दिखने वाला है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे कई सारे आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दूसरे वाले चैनल के ऊपर अपलोड करूँ, क्योंकि वो एक दूसरा ही टॉपिक हो जाएगा। अब देखो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने मेंशन कर रखा है किस चीज़ के बारे में कि यूक्रेन ने जो है अपमान किया है, उसके बाद में रशिया ने बहुत सारी जो मिसाइल हैं वो यूक्रेन के ऊपर दागी है। देखो ये हुआ, ये इत्तेफाक कह सकते हो या एक मतलब कोइंसिडेंसी कहा जा सकता है कि यूक्रेन के इस ट्वीट के बाद में ही, थोड़ी देर बाद में ही रशिया ने बहुत सारी मिसाइल जो हैं यूक्रेन के ऊपर बरसा दी। बताया जा रहा है कि लगभग 28 से 30 हमले यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किए हैं, सैकड़ों मिसाइल्स यहाँ पे बरसाई हैं, और इसको लेकर आर्टिकल्स पब्लिश होना स्टार्ट भी हो चुके हैं। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपलोड कर चुके हैं। रशिया ब्लास्ट यूक्रेन फॉर मॉकिंग हिंदू गॉडेस। तो रशिया यहाँ पर इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर आगे उठा रहा है, आगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस टॉपिक को प्रमोट कर दिया गया है कि देखो यहाँ पर ये यूक्रेन है वो क्या हरकतें दिखा रहा है, क्या कर रहा है। इवन जो रशिया के एनवॉय हैं यूएन के अंदर में, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल में मेंशन किया गया, रशिया के एनवॉय हैं एट यूएन, उनका नाम है डिमिट्री पोलियंस्की। तो इन्होंने यहाँ पर यूएन में बोला भी है कि जो ये यूक्रेन है ना, यूक्रेन किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, किसी के बिलीफ के बारे में, किसी के कल्चर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स हो। इनके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कुरान जलाया, साथ ही साथ में अब यहाँ पर जो माँ काली हैं उनका इन्होंने मजाक बनाया, साथ ही साथ में जो ऑर्थोडॉक्स हैं उनकी जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, पवित्र जगह जो आप कह सकते हो, उसको यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, बस खाली यही है कि ये नासिज्म की वर्शिप कर सकते हैं। इनका खुद का एक स्लोगन है, ये लोग बोलते हैं यूक्रेन इज़ अबव एवरीथिंग। ये बात रशियन जो एनवॉय है इन्होंने यहाँ पर यूएन के अंदर उठाई है इस पूरे इशू के अंदर में। देखो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, ये जो पिक्चर उन्होंने पब्लिश किया था ये 30 अप्रैल को किया था, 30 अप्रैल को। उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। कल यहाँ पर ये लोग माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने का तरीका कैसा था वो भी मैंने आपको पूरा ऑफिशियल ट्वीट के तौर पर दिखा दिया है। नव आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो हुआ क्या है ना, अभी जो ब्लिंकिट है, काफ़ी लोग ब्लिंकिट का यूज़ भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। ब्लिंकिट बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक ग्रॉसरी एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आप ग्रॉसरी की शॉपिंग कर सकते हो, यानी कि जैसा आप किराने का सामान खरीदते हो ना डेली यूज़ के लिए, वो सब यहाँ पर ख़रीदा जा सकता है ब्लिंकिट से। तो ब्लिंकिट को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, और ब्लिंकिट के बारे में आज हमारे एक एडिटोरियल भी आया है, वहाँ पर भी डिटेल से पब्लिश किया गया है। बट वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कंपाइल करके मैं आपको यहीं पर पढ़ाने वाला हूँ। बोला ये जा रहा है कि जो गिग इकोनॉमी होती है, गिग इकोनॉमी क्या होती है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति बोलते हैं लेसर पे इज़ बेटर देन नो पे। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जैक्टली ये हुआ कि रिसेंटली जो ये ब्लिंकिट नाम का ये पूरा एप्लीकेशन है ना, इनका पूरी वेबसाइट है जहाँ पे ग्रॉसरी की शॉपिंग आप कर सकते हो। इन्होंने हाल ही में क्या किया, जो इनके वर्कर्स हैं उनकी सैलरी के अंदर बदलाव कर दिया। अब वो बदलाव क्या है कि इनकी सैलरी अभी कम हो चुकी है। पहले ये बोला जा रहा था, देखो अब 1 अप्रैल से ये चीज़ें लागू हुई हैं। 1 अप्रैल को उन्होंने ये काम किया था कि जो ये प्लेटफॉर्म है इन्होंने पेमेंट सिस्टम को बदल दिया। पहले होता ये था
कि इनका पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि 2 किलोमीटर के रेडियस में, 2 किलोमीटर के एरिया में जो पर ऑर्डर का हिसाब था, उसमें जो 32 रुपीज़ यहाँ पर मिलते थे उसको कम करके 15 रुपये कर दिया गया। तो इनकी जो पेमेंट है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, यानी कि इंसेंटिव्स वगैरह भी यहाँ पर कम हो चुके हैं। तो इन्हीं में से वर्कर्स का कहना यह है कि पहले थोड़ा बहुत पैसा बचता भी था, बट अभी यहाँ पर हमें पेट्रोल भी डलवाना होता है, दिन भर का 300 350 का पेट्रोल डल जाता है और पेट्रोल डलवाने के बाद में कुछ नहीं बचता है। पहले थोड़ा बहुत बच जाता था, बट अभी यहाँ पर पेमेंट बढ़ने की बजाय पेमेंट और कम कर दी गई है और थोड़ी ज़्यादा ही पेमेंट कम कर दी गई है। इवन बोला जा रहा है जो ब्लिंकिट के वर्कर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि पहले हम लोग अगर एक सप्ताह में 150 ऑर्डर की डिलीवरी कर दिया करते थे और 150 ऑर्डर की डिलीवरी करने के बाद में इनको 6,000 रुपये की कमाई हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब वही 6,000 नहीं रहेंगे, काम उतना ही रहेगा, लेकिन वो 6,000 से घटकर 3,600 हो जाएंगे, यानी कि 3,500 के करीब वो पैसा पहुंच जाएगा, आधा हो जाएगा, बिल्कुल सेम टारगेट के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन यहाँ पर थोड़े टाइम बाद कुछ वर्कर्स तो देखो छोड़कर चलेगा, लेकिन काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर वापस से आए काम करने के लिए। और जो वापस से आए उनका कहना यहाँ पर यह है कि चलो ठीक है, कम पैसा मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर इतने कैपेबल नहीं है कि जाके दूसरी जगह काम कर सकें। इस वजह से कुछ वर्कर्स का कहना है कि जो लेसर पे है, यानी कम पैसा मिल रहा है, ठीक है चलो, ये कुछ ना मिलने से अच्छा है, चलो थोड़ा बहुत कम ही में ही कमाकर हम अपना काम कर लें, अपना गुजारा चला लें। तो अगर किसी व्यक्ति का इंसेंटिव मिलाकर, सैलरी मिलाकर अगर वो महीने का 40,000 रुपये कमा रहा था एक समय पर, तो वो 40,000 कम होकर उसके 30,000 रुपये हो चुके हैं, या फिर और कम होकर 28,000 रुपये हो चुके हैं। ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है ब्लिंकिट वर्कर्स के थ्रू। इस वजह से जो है ये न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में है। तो यही हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो गिग इकोनॉमी है ये क्या होती है, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया ना, गिग इकोनॉमी का ही है। जो ये वर्कर्स होते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे आज के समय में जो ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स है वो आ चुके हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो। तो उस पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर गिग वर्कर्स कहलाते हैं। और ये जो इकोनॉमी है ये गिग इकोनॉमी कहलाती है। समझाता हूँ गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी बेसिकली एक फ्री मार्केट सिस्टम है जहाँ पर सभी की पोजीशंस टेम्पररी होती है। जैसे अब कोई यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, अमेज़न पर काफ़ी सारे डिलीवरी बॉयज़ काम कर रहे हैं, आपके ऑर्डर घर तक पहुँचाते हैं। अब होता क्या है कि उनकी जो नौकरी है वो टेम्पररी बेसिस पर है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, कोई यहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जो भी कंपनियां हैं वो अपने वर्कर्स के साथ में शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए। तो बिल्कुल कह सकते हो टेम्पररी काम यहाँ पर इनका देखने को मिल जाता है। इवन एक रिपोर्ट आई थी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि तो भारत का जो गिग वर्कफोर्स है, यानी कि इस इकोनॉमी में काम करने वाले लोग, ऐसे ही काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग 15 मिलियन के आसपास वर्कर्स है इंडिया के अंदर में, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और वो गिग वर्कफोर्स के अंदर में आते हैं, गिग वर्कर्स कहलाते हैं। इवन यहाँ पर जिनकी मतलब पोजीशन जो है वो टेम्पररी बेसिस पर है, थोड़े समय के लिए यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कभी भी नौकरी जा सकती है, कुछ नहीं पता, कोई सिक्योरिटी उनको नहीं मिली हुई है। इवन यहाँ पर 2019 की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग देखो इंडिया का जो स्टाफिंग फेडरेशन है उसके तहत यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया जो है 5वां लार्जेस्ट फ्लेक्सी स्टाफिंग है दुनिया भर में। फ्लेक्सी स्टाफिंग मतलब टेम्पररी पोजीशन वाले जो लोग हैं इस देश में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा कहने का मतलब है इंडिया इस मामले में 5वें नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, फिर चाइना है, ब्राज़ील है, जापान है, जहाँ पर लोगों की जो नौकरियाँ हैं ना वो ज़्यादा कह सकते हो कि कंफर्म परमानेंट नौकरियाँ नहीं हैं, यानी कि टेम्पररी बेसिस पर हैं, टेम्पररी हायरिंग होती है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर इस कैटेगरी में 5वें नंबर पर आता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब खैर ये तो आपने समझा कि कॉन्सेप्ट क्या है इंडियन गिग इकोनॉमी का या गिग वर्कफोर्स का। अब बात ये आती है कि ये जो गिग सेक्टर है फिर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल भी होगा। हाँ तो बिल्कुल देखो इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है, और इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इसी सेक्टर से मिल जाता है। इवन बोला जा रहा है कि जो ये पूरी गिग इकोनॉमी है ना, इस इकोनॉमी के अंदर में 56% जो नया रोज़गार है भारत के अंदर में वो जनरेट हुआ है, वो इसी इकोनॉमी में जनरेट हुआ है। यानी जो लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, 56% लोगों के पास में जो नौकरियां हैं वो ब्लू कॉलर वाली या वाइट कॉलर वाली नौकरियां देखने को मिल जाती हैं। अब ये ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कफोर्स कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो ब्लू कॉलर वर्कर वो होते हैं जो वर्किंग क्लास के मेंबर होते हैं, यानी कि लेबर का काम करना या फिर उनको घंटे के हिसाब से उनकी जो सैलरी वगैरह है वो मिलती रहती है। ठीक है, वो जितना काम करेंगे उतनी यहाँ पर सैलरी मिलती रहती है, वो ब्लू कॉलर वर्कर हैं। फिर उसके बाद में एक आता है वाइट कॉलर वर्कर। वाइट कॉलर वर्कर बेसिकली सैलरीड प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, यानी जनरल जो नॉर्मल ऑफिस वर्कर्स होते हैं, ऑफिस के मैनेजमेंट वाले वर्कर्स होते हैं,
उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिनकी एक प्रॉपर सैलरी वगैरह यहाँ पर मेंटेन की जाती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर इंडिया में काम करने वाले ये ब्लू कॉलर जॉब्स ही और वाइट कॉलर जॉब्स ही सबसे ज़्यादा इंडिया में आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा लोग ही यहाँ पर ये कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला ही जा रहा है कि गिग इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले समय पर लगभग 90 मिलियन के आसपास जो जॉब्स हैं वो गिग इकोनॉमी में जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, खासकर नॉन फार्म सेक्टर में, यानी कि हमारा फार्मिंग सेक्टर से हट कर हम बात कर रहे हैं। फार्मिंग सेक्टर से हटकर जो यहाँ पर ये जो गिग इकोनॉमी है लगभग 90 मिलियन जॉब्स तक आने वाले समय पर सर्व कर सकता है और इसके अंदर पोटेंशियल है कि भारत की जीडीपी में लगभग 1.25% का कंट्रीब्यूशन दे सकती है ये पूरी इकोनॉमी। इंडिया ने यहाँ पे अपना टारगेट रखा है कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बन जाएंगे। इस प्रकार का हमने एक टारगेट रखा है, तो उसमें गिग इकोनॉमी सबसे बड़ी हेल्प करने वाला है और गिग इकोनॉमी यहाँ पर जो आज के समय में बेरोज़गारी है सबसे ज़्यादा, उसको दूर करने में मदद कर रहा है। ये जो गैप है इसको भरने में मदद कर रहा है। ठीक है, ये आपने समझ में आया। बाकी मैंने कॉलर जॉब्स के बारे में बता दिया है। गिग इकोनॉमी में खासकर ब्लू कॉलर जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब्स की बात की जाती है। वैसे जब हम बात करते हैं कॉलर जॉब्स की, तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉलर वर्कर होते हैं, जैसे गोल्ड कॉलर वर्कर भी होते हैं, यानी अलग अलग कलर से ये काम को डिनोट किया जाता है। तो ब्लू वाइट का समझ में आया। जैसे गोल्ड कॉलर वर्कर कौन होता है? गोल्ड कॉलर वर्कर मतलब हाई स्किल्ड नॉलेज वाले पीपल होते हैं, जिनके पास में बहुत बड़ी नौकरियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर्स, डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, ऐसे यहाँ पर होते हैं, उनको हम गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। फिर ऐसे एक और होता है ग्रीन कॉलर वर्कर, नाम से पता चला है ग्रीन, यानी एनवायरमेंट के लिए काम करते होंगे। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली यहाँ पर एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। फिर ऐसे आता है पिंक कॉलर वर्कर। अब पिंक कॉलर वर्कर यानी पिंक आ रहा है वर्ड, तो बेसिकली ये वेमेन से रिलेटेड होगा। तो हाँ, ये वेमेन से रिलेटेड है। और इन वर्क जो पिंक कॉलर वर्कर्स में आते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो बेसिकली लो पेमेंट में काम करते हैं, कम पेमेंट में काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है रेड कॉलर वर्कर। रेड कॉलर वर्कर में आते हैं मतलब सरकारी काम, सारे के सारे जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं सभी प्रकार के, वो रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। फिर एक होता है ओपन कॉलर वर्कर। ओपन कॉलर वर्कर वो व्यक्ति जो कि अपने घर से काम कर रहे हैं, खासकर इंटरनेट के माध्यम से, यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इंटरनेट से सारा काम उनका चल रहा है। फिर एट द लास्ट यहाँ पर आते हैं स्कारलेट कॉलर वर्कर। स्कारलेट कॉलर वर्कर यहाँ पर जो ये टर्म है ये यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो कि खासकर पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलर वर्कर्स का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो गिग सेक्टर के बारे में समझ में आया, गिग इकोनॉमी क्या होती है, स्टेटस क्या इंडिया में, वो समझ गए। अब देखो बात यह है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है अनरेगुलेटेड नेचर, यानी गिग इकोनॉमी में कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी नियम कानून है ही नहीं, अपने हिसाब से सारा काम चल रहा है, बिना रेगुलेशन के हिसाब से, बिना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इंडिया के अंदर जो गिग इकोनॉमी है, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, बस वो काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है और नौकरी का भी कुछ अता पता नहीं है। तो पहली चीज़ यहाँ पर, पहला चैलेंज यही है गिग इकोनॉमी के अंदर में। सेकेंड जो यहाँ पर इशू है वो है नीड फॉर स्किल्स। देखो जो भी वर्कर होता है ना, उसको ज़रूरत होती है स्किल्स की। अगर उसके पास में अच्छी स्किल है तो वो अच्छा पैसा बना सकता है ज़िंदगी के अंदर में। इस वजह से बोला जाता है कि आपके पास में डिग्री हो या ना हो, लेकिन आपके पास में स्किल ज़रूर होनी चाहिए। आज के समय में स्किल ज़्यादा मैटर करती है, आपका स्किल ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, कि इस व्यक्ति से कितना बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर वर्कर होते हैं उनको स्किल्स, उनके पास में स्किल होनी चाहिए, एक स्किल्ड वर्कर इनफ होना चाहिए वो। लेकिन उनके पास में स्किल नहीं होती तो वो किसी भी पेमेंट के ऊपर काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये सिंपल बात है। अगर एक इंसान के अंदर में स्किल है, उसको पता है अपनी कैपेबिलिटीज़ और वो जानता है कि मैं इस कंपनी के अंदर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, इन लोगों से अच्छा काम कर सकता हूँ, तो फिर आप थोड़ा सा पेमेंट बढ़ाकर डिमांड कर सकते हो। आपके पास में एक बार्गेनिंग पावर मिल जाती है कि हाँ भाई, मैं इस पेमेंट में काम नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, मैं आपके लिए यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं। तो वो कब आएंगी? जब आपके पास में स्किल्स होंगी। जब स्किल नहीं होगी तो जो भी पेमेंट सेट की जाएगी उसी पे काम करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है गिग इकोनॉमी के अंदर में कि लोगों के पास में स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। क्लियर हो गया? तो अभी आने वाले मतलब जब हम आर्टिकल कवर करेंगे ना, तो एक एडिटोरियल भी है जो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने दोनों को कंपाइल करके कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दी है। PDF से इन सभी चीज़ों को डाउनलोड कर लिया करो प्लीज़। PDF आपको टेलीग्राम पर रोज़ मिल जाता है। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आता है ना। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना दोस्तों कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले पेज पर आपको दो रेलिवेंट आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। इस वाले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर उठाया गया कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, यानी कि जो फांसी की सज़ा दी जाती है ना, उसको लेकर। तो केंद्र सरकार का यहाँ पर प्लानिंग ये है कि एक पैनल बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए, जो कि यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव यानी कि एक दूसरा तरीका देखेगी इंसान को कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए। यानी कि जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है ना, मौत की सज़ा दी जाती है, उसको होता क्या है, लास्ट में फांसी पे चढ़ा दिया जाता है उसे। तो अभी यहाँ पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है, देखो फांसी पे चढ़ाना ये एक इनह्यूमन तरीका है, ये मानवता नहीं है, और उस इंसान को काफ़ी दर्द भी होता है ना, जो भी यहाँ पर फांसी पे चढ़ता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें एक ऑल्टरनेटिव यानी इसी तरीके का एक दूसरा तरीका निकालना चाहिए, जिससे यहाँ पर इंसान को ये दंड दिया जा सके। लेकिन फांसी सही दंड नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना है। तो इस बात को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार उठा चुका है, आपको पता है। हमेशा से डिबेट चलती रहती है, कैपिटल पनिशमेंट सही है या नहीं सही है, यानी कि एक इंसान को फांसी पे टांगना सही रहता है या नहीं सही रहता है। काफ़ी सारे लोग फेवर करते हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपना सपोर्ट करते हैं इसको, और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको आगे इसके बारे में और क्लैरिटी दूंगा कि लोगों का क्या क्या कहना है, फिर आपका पक्ष भी मैं जानना चाहूँगा। तो हुआ क्या है, सरकार ने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अप्रेज़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले मैटर को देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रिसेंटली इस मैटर के बारे में डिस्कशन किया गया है। और बात ये की जा रही कि देखो एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी देखेगी कि कोई और दूसरा तरीका हो सकता है क्या, जिससे यहाँ पर इंसान को मृत्यु दंड तो दिया जा सके लेकिन उसको दर्द ना हो, ठीक है, और वो फांसी पे लटकाने से अलग तरीका हो, ऐसा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, ये अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने रखा गया था। उन्होंने बोला है कि देखो हमने यहाँ पर थोड़ा टाइम भी दिया है, इवन सरकार के पास में थोड़ा टाइम है जुलाई तक का, कि वो यहाँ पर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को वापस से रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि एग्जैक्टली इस मामले में क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि देखो पहले भी ये चल रहा था और अब भी ये चल रहा है, कोई बात नहीं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सजेशन भी दिया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो सरकार है वो कमेटी बनाना चाहती है, कमेटी बना सकती है, और कमेटी बनाने के साथ में उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लोग, प्रोफेसर ऑफ लॉ, डॉक्टर, साइंटिफिक पर्सन्स, इन सभी लोग को रखा जाएगा, जिनकी यहाँ पर राय ली जाएंगी। फिर उसके बाद में एट द लास्ट कोई ऑल्टरनेटिव तरीका बनाया जाएगा, जो कि थोड़ा ह्यूमन मेथड हो, यानी कि थोड़ा मानवता कह सकते हो वहाँ पर दिखाई जा सके, और जिस इंसान को यहाँ पर इस प्रकार का दंड दिया जाए उसको कोई दर्द ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। वैसे आज के समय में अगर किसी को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो उसको जो प्रोविजंस है वो कहाँ पर लिखे गए हैं, कहाँ पर है हमारे खासकर सज़ा में। तो जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसको हम CRPC के नाम से जानते हैं, CRPC के अंदर में जो सेक्शन 354 क्लॉज 5 है, कौन सा, सेक्शन 354 क्लॉज 5 जो है CRPC के अंदर में, ये बात करता है कि एक पर्सन को यहाँ पर जब मृत्युदंड मिलता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब उसके गले को मतलब टांग दिया जाता है, और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक यहाँ पर वो फांसी पर चढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर CRPC के अंदर में मेंशन किया गया है। नाउ ये तो आपने समझ लिया कि हाँ एग्जैक्टली मैटर क्या चल रहा है। आने वाले समय पर इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा और भी हो सकती है। देखो हुआ यहाँ पर यह भी था ना कि एक लॉयर थे ऋषि मल्होत्रा, इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन को फाइल किया, और फाइल करते हुए यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस हो रही है, यानी ये फांसी पर टांगा जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बोला गया था। बट देखते हैं एग्जैक्टली आने वाले समय पर जो कमेटी रिपोर्ट लेकर आएगी वो क्या बोलती है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कैपिटल पनिशमेंट क्या है, प्लस ये कैसा होता है, ये आपने समझ लिया। होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग ना इस डेथ पेनल्टी के फेवर में हैं, इस मृत्युदंड के फेवर में हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मृत्युदंड के अगेंस्ट में रहते हैं। अब जो फेवर में यानी इसको सपोर्ट करते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। जो सपोर्ट करते हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो यही है एक रियल जस्टिस। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, रेप करता है, तो उसकी सज़ा यही होनी चाहिए, एक रियल जस्टिस है ये। अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ यही होना चाहिए, तभी दूसरे के अंदर डर बैठेगा। ये लोगों का कहना है फेवर में। और इससे यहाँ पर यह भी होता है कि जो विक्टिम की फैमिली है, यानी कि जिसके साथ अन्याय हुआ था, है ना, और जिसने किया था वो अरेस्ट है, जब तक उसको यहाँ पर मृत्युदंड नहीं मिलेगा तब तक जिसके साथ अन्याय हुआ था उसके जो परिवार वाले हैं वो परेशान रहेंगे। वो चाहते हैं यार जैसा यहाँ पर उनका कोई भी फैमिली मेम्बर को मार दिया गया है, उसका मर्डर कर दिया गया है, वैसी जिसने किया है उसको भी यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। काफ़ी सारे यहाँ पर जो विक्टिम की फैमिलीज़ है वो यहाँ पर डिमांड करती हैं। तो इससे विक्टिम की फैमिलीज़ को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और मिलता भी है। ऐसा यहाँ पर विक्टिम की फैमिलीज़ के साइड से बोला गया है कि जो ये डेथ पेनल्टी है वो एग्जैक्टली होनी चाहिए, हम सपोर्ट में हैं।
और काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। वो अगेंस्ट में पूरी तरह से। अब अगेंस्ट में क्यों है मैं आपको ये समझाता हूँ। उनका कहना यह है कि डेथ पेनल्टी को लेकर मतलब कि अगर कोई रेप का केस आता है ना, तो उसमें भी यहाँ पर मृत्युदंड की सज़ा है और 2013 से यहाँ पर ये प्रोविज़न लागू है। लेकिन ये बताओ, मृत्युदंड की सज़ा है और अगर कोई रेप करता तो सज़ा है, तो क्या 2013 से अभी तक कोई रेप नहीं हुआ? रेप तो अभी भी हो रहा है ना। और इवन यहाँ पर जो रेप्स के अंदर में ब्रुटैलिटी है, जो निर्दयता है, वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, दुगनी हो चुकी है। तो बताओ यहाँ पर डेथ पेनल्टी किस तरीके से इफेक्टिव है? कोई एफिशिएंसी इसके अंदर में नहीं है, तो कोई सही तरीके से यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। तो इस चक्कर में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में भी होते हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि एक तो इन्होंने रीज़न ये दिया, दूसरा यहाँ पर ये दिया है कि काफ़ी बार क्या होता है कि देखो जो लॉ है, जो कानून है, उसमें भी कभी कभी फ्लॉज हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन गलतियों की वजह से जो इनोसेंट पर्सन है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फांसी पर चढ़ाया जा सकता है या उसको भी यहाँ पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनोसेंट है उसका भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। प्लस जो इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी हैं, जैसे अमनेस्टी इंटरनेशनल, ऐसी अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनका कहना यही है कि देखो जो इनोसेंट, जो मासूम व्यक्ति है, वो कभी भी यहाँ पर फांसी पर न चढ़े। ये इनका जो है इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस होता है। इस वजह से यहाँ पर ये लोग भी डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने के ऊपर मेन फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इस डेथ पेनल्टी यानी कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर चुकी हैं, त्याग चुकी हैं अपने यहाँ पर सिस्टम से। ठीक है, वो एग्जैक्टली बताया जा रहा है। बाकी इंडिया में डेथ पेनल्टी का स्टेटस क्या है तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जाती है। सीआरपीसी का सेक्शन 354 क्लॉज 3 के अंदर यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इंडिया में अगर हम एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 720 इस प्रकार के एग्जीक्यूशंस ऑलरेडी भारत के अंदर किए गए हैं। यानी जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 में, तब से अब तक 720 से ज़्यादा जो फांसियां हैं वो दी जा चुकी हैं, कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर दिया जा चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आप लोग की क्या राय है? मतलब कि अगर मैं आप लोग को एक चॉइस दूं तो आप डेथ पेनल्टी के फेवर में रहोगे या अगेंस्ट में रहोगे? अगर आपसे कोई मेंस के अंदर में कोई क्वेश्चन लिखा जाए या फिर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाए कि अगर आपको एक पक्ष लेना हो डेथ पेनल्टी में, तो आप फेवर में रहोगे या अगेंस्ट में रहोगे? तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखना और उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न देना कि हाँ मैं क्यों फेवर में हूँ या फिर मैं क्यों अगेंस्ट में हूँ। जिसका भी रीज़न एकदम परफेक्ट लगेगा, अगर कोई यहाँ पर दोनों साइड में दोनों तर्क देना चाहता है तो वो दोनों तर्क दे सकता है। किसी का भी यहाँ पर बेस्ट रीज़न लगता है तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप एक कोशिश कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसी के नीचे एक आर्टिकल और है, आप देखो ये ना रिपीटेड आर्टिकल है। अभी हमने परसों इस आर्टिकल को कवर किया था, मैंने आपको इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस इनके संबंध है वो भी डिटेल से पढ़ाए थे, याद होगा। तो अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो अभी मालदीव्स के विज़िट पर हैं, 2 दिन विज़िट पर रहेंगे। तो इन्होंने अभी क्या किया है, मालदीव्स को 2 हमारे जो नेवी वेसल्स हैं, जो जहाज़ हैं, वो गिफ्ट किए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो 2 जहाज़ गिफ्ट दिए गए हैं मालदीव्स को हम लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशियन रीजन में। हम नहीं चाहते चाइना का इन्वॉल्वमेंट मालदीव्स के अंदर बढ़ता हुआ नजर आए। ये सब कुछ मैंने लगभग कह सकते हो कि 1 तारीख को पढ़ाया था आपको, यानी परसों इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग सारा का सारा डिस्कशन कर चुके हैं। ये एक पूरी तरह से रिपीटेड आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके बगल में यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। बात की जा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट का जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ करता है वो ऑनलाइन पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो यूजीसी है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी को एक रिकग्निशन देने का काम करता है। यूजीसी ने अभी एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दिया, पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है CU चयन, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन। यहाँ पर इस पोर्टल से क्या किया जाएगा, कह सकते हो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो प्रोफेसर टीचर पढ़ाते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उनका चयन जो होता है, वो यहाँ पर इस पोर्टल से किया जाएगा। तो यूजीसी के चेयरमैन ने यहाँ पर इसके बारे में घोषणा कर दी है, इस पोर्टल के बारे में बताया है। बोला ये पोर्टल अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि इस पोर्टल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज़ है, सारी यूनिवर्सिटीज़ का एडवर्टीजमेंट, जॉब्स है ना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कौन कौन से लेवल पर हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर डेटा मिल जाएगा। प्लस जो लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेंट्स होंगे, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस टाइप की जॉब चाहिए उन्हें, है ना, या किस कैटेगरी में काम करना है, तो इस प्रकार के फ़िल्टर्स भी लगा कर चेक कर सकते हैं और कोई वैकेंसी है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस नए वेबसाइट के अंदर में रखी गई हैं। ध्यान रखना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइट से, खासकर यूजीसी की साइट से एक नया अनाउंसमेंट है। अब
आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये CU चयन क्या है। तो ध्यान रखना, ये जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर में टीचर्स का और फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करने के लिए पूरा का पूरा पोर्टल बनाया गया है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे UGC के बारे में। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, वन स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर में खासकर। तो आपने UGC के बारे में 2-4 बातें पता होनी चाहिए। देखो UGC जो बॉडी है ना, ये 28 दिसंबर 1953 में बनाई गई थी। बाद में यहाँ पर ये एक स्टैचुरी बॉडी बन गई, यानी कि कह सकते हो कि इसको एक एक्ट के माध्यम से, एक एक्ट के अंडर में हम लेकर आ गए, यानी कि एक स्टैचुरी बॉडी ये बन गई, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के अंडर में हम लोग स्टैचुरी बॉडी को लेकर आ गए। अब ये इसी पार्लियामेंट एक्ट के तहत काम करती है, ठीक है। और इस UGC का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, देखो यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एजुकेशन है उसके ऊपर रिसर्च, एग्जामिनेशन, जो टीचिंग्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, टीचिंग का मेंटेनेंस कैसा होना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो सारा काम यहाँ पर UGC करता है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। UGC का हेड ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना कैसी है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये स्टैचुरी बॉडी है या नहीं। तो ध्यान रखना, बिल्कुल ये एक स्टैचुरी बॉडी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात यही है, जो कर्नाटका है वो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट की रैंकिंग में कह सकते हो कि नंबर 1 पर आया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा इनोवेटिव नए नए आविष्कार कर रही हैं, लगातार ग्रो कर रही हैं, तो अगर हम उसका सर्वे देखें तो उसमें कर्नाटका टॉप रैंक करता है, ठीक है। कर्नाटका के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, वहाँ पर नए नए इनोवेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अंदर देखो ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो इनोवेशन से नए नए आविष्कार हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में, वो हो रहे हैं कर्नाटका में। और कर्नाटका के बाद में दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में, फिर 3rd नंबर पर आ जाता है तेलंगाना, देन उसके बाद में तमिलनाडु। ये 4 एरियाज़ सबसे ज़्यादा इनोवेशंस कर रहे हैं अपने स्टेट्स के अंदर में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। इनका परसेंटेज काफ़ी बड़ा है, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु का। और दूसरी तरफ ओडिशा, बिहार, झारखंड, यहाँ पर ये 3 स्टेट्स वो हैं जहाँ पर बहुत कम इनोवेशंस देखने को मिले हैं। इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, आप ऐसा कह सकते हो। तो टॉप और बॉटम दोनों के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस खाली यही है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में मोस्ट इनोवेट स्टेट कौन सा है, इनोवेशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो वो यहाँ पर कर्नाटका टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी यहाँ पर ये सर्वे किया गया है, जो भी ये डेटा निकाल कर दिया गया है ना, ये सब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे का हिस्सा है। और आपको पता होगा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 हाल ही में लॉन्च किया गया है। अभी इसके ऊपर भी आऊँगा। अब जैसे मैंने बोला, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जबकि ओडिशा, बिहार, झारखंड में ये आविष्कार नहीं हो पा रहे हैं इतने ज़्यादा। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि तमिलनाडु, कर्नाटका और इधर तेलंगाना के अंदर में जो इंटरनल फंड्स हैं उसकी कोई कमी नहीं है। इंटरनल फंड्स बहुत सारे हैं, इनोवेशन कॉस्ट यहाँ पर लगातार लगाई जा रहे हैं, है ना। हाई इनोवेशन कॉस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इधर ओडिशा, बिहार, झारखंड के अंदर में जो इंटरनल फंड्स हैं इनकी थोड़ी कमी है, प्लस यहाँ पर जो इनोवेशन में, आविष्कार में जो ज़्यादा पैसा लगता है, इस वजह से वो थोड़ा पैसा वहाँ पर लगा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर बात की जा रही है इसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के बारे में, एक ऐसा सर्वे जिसका हिस्सा है ये पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया पूरा इनोवेशन वाला जो पूरा मामला बताया है, ये हमारे इस सर्वे का हिस्सा है। किस सर्वे का? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग सर्वे का। तो मैं आपको थोड़ा सा इस सर्वे के बारे में बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में आया, 2 दिन पहले की खबर है कि जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने यहाँ पर क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 को लॉन्च किया है, ठीक है। और इसी सर्वे का ही यहाँ पर ये जो पूरा डेटा मैंने आपको बताया, यह हिस्सा है। कर्नाटका जो टॉप पर आया है वो यहाँ पर इसी सर्वे से पता चला है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे क्या होता है? ये बेसिकली एक जॉइंट स्टडी है। जॉइंट स्टडी मतलब 2 बॉडीज़ मिलकर यहाँ पर इस प्रकार का जो रिसर्च है वो लेकर आती हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक हो गया इंडिया का, दूसरा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इस सर्वे का मेन मकसद क्या है कि जो भी अलग अलग मतलब इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को देखा जा सके, उसका मूल्यांकन किया जा सके कि किस लेवल पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस सर्वे के अंदर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फर्म के लेवल पर सर्वे और दूसरा होता है सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे, SSI सर्वे बोलते हैं। तो जो फर्म के लेवल पर सर्वे होता है, फर्म लेवल सर्वे,
ये क्या करता है, ये बहुत सारा डेटा कैप्चर करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, इंडिया के अंदर में जो फर्म्स हैं उन्होंने कैसे कैसे स्टेप उठाए, कैसे कैसे आविष्कार करे हैं, उसको लेकर सारा डेटा कलेक्ट करने का काम करता है। जो सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे है, ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, जो इनोवेशन सिस्टम है उसको यहाँ पर पूरी तरह से डेटा इकट्ठा करने का काम करता है, यानी कि इंडिया के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सिस्टम है उसका रोल कितना बड़ा है, क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या हम अचीव कर रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ये नेशनल इनोवेशन सर्वे, जो पहला सर्वे हुआ था, ये हुआ था 2011 के अंदर में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये लगातार सर्वेज होते हुए चले गए हैं और अभी जो सर्वे की हम बात कर रहे हैं वो 2021-22 का है। क्लियर हो गया। जैसे मैंने बोला था, इस सर्वे को लाने में दो बॉडीज़ का हाथ है। एक तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक हो गया, दूसरा है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ UNIDO। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। यह यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका मेन काम क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसका मेन काम है कि जो इसके मेंबर हैं, लगभग 171 देश जो इसके मेंबर हैं, उनको सपोर्ट करना। कैसे सपोर्ट करना, टेक्निकल सपोर्ट करना, फिर उसके बाद में रिसर्च में सपोर्ट करना, पॉलिसी को लेकर एडवाइस देना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज़ को लेकर सपोर्ट करना, पार्टनरशिप करना, नॉलेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करना, ये सारा काम है। तो क्या इस UNIDO का जो मेंबर है वो इंडिया भी है? हाँ बिल्कुल, इंडिया भी यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे इस वाले आर्टिकल की, प्लस इस मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या बोलता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्लस कौन सा स्टेट टॉप पर है वो भी आपको पता चल गया है। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है 9 साल बाद क्या हो रहा है, मेघालय के अंदर में कोल माइनिंग को वापस स्टार्ट किया जा रहा है। ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर संगमा ने बोल दिया है। तो अभी तक मतलब 2014 में मेघालय के अंदर में कोल माइनिंग को बैन कर दिया गया था, यानी जो कोयले का खनन होता है उसको बैन कर दिया गया था। अब क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि कोल माइनिंग पर मेघालय के अंदर में रैट होल माइनिंग होती है। अब वो रैट होल माइनिंग में कई सारे बच्चों की जान चली जाती है। ये क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बैन लगा दिया था, 9 साल तक बैन रहा, बट अब इसको वापस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ये बात यहाँ पर मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इलेक्शन रैली के अंदर में बोला है। चलो समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आगे की कहानी बताऊँगा, ताकि आप थोड़ा सा बेसिक के साथ में, यानी प्रॉपर नोट्स के साथ में चीज़ों को अपने पास में स्टोर करके रखो, समझो, क्योंकि न्यूज़पेपर केवल पढ़ लेना से काम नहीं होगा, आपको कुछ अलग से पॉइंट्स निकाल के रखने होंगे जो एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये रैट होल माइनिंग होती क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो रैट होल माइनिंग के बारे में चर्चा की जा रही है कि देखो बैन लगा दिया गया था रैट होल माइनिंग के ऊपर में, ये 9 साल तक बैन रहा इसके ऊपर में, लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से माइनिंग चल रही थी। ऐसा होता ही है ना, जिसके मतलब जो लंबे समय से काम चल रहा है मेघालय में, आपने बीच में बैन कर दिया और फिर वो रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, इलीगल तरीके से होगा। तो अवैध तरीके से ये रैट होल माइनिंग हो रही थी। अब यहाँ पर इसको वापस से स्टार्ट किया गया, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। खैर रैट होल माइनिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाएगा, रैट होल माइनिंग को वापस से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। रैट होल माइनिंग में होता यह है कि जहाँ पे कोयले को खोद कर निकाला जाता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं। जैसे चूहा अपना होल बनाता है ना, चूहा अपना घर बनाता है ना, एक छेद करता है, उसके अंदर घुस जाता है, वैसे यहाँ पर कोयले को निकालने के लिए छोटे छोटे जो है पहाड़ों के अंदर में छेद किए जाते हैं, गड्ढे किए जाते हैं, छोटी छोटी टनल बनाई जाती हैं और उसमें बच्चों को डाला जाता है। जो बच्चे हैं वो यहाँ से कोयला निकाल कर देते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पर उस कोयले की जो छोटी छोटी टनल्स है उसमें एंटर करते हैं, और मतलब ज़्यादातर ये होता है कि वो जो टनल है उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, वो गिर जाती हैं, वो ऐसी बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं कोई सपोर्ट ना होने की वजह से, और उसमें यहाँ पर बच्चों की जान चली जाती है। उसी को हम लोग रैट होल माइनिंग बोलते हैं। जैसा आप ये देख सकते हो, यहाँ पर यह है एक छेद बनाया, इस प्रकार से होल बनाया कोयला अंदर से निकालने के लिए, कोयले को खोद कर निकालने के लिए, उसका खनन करने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चे को डाला गया, बच्चा गया अंदर से कोयला इकट्ठा कर निकाल कर ले आया। लेकिन इसमें इस पूरी टनल में कोई सपोर्ट नहीं होता, नहीं कि पिलर बनाया जाता है, पिलर बना कर टनल बनाई जाती है ताकि वो टनल गिरे ना, कभी एक सपोर्ट मिल जाए, अपना काम आराम से करते रहे इंसान। लेकिन कोई पिलर वगैरह नहीं है, इस चक्कर में ये टनल जो है ऊपर जो बाहर है ये कभी कभी गिर जाता है, ये पूरी इस तरीके से बंद हो जाती है टनल, तो उसमें यहाँ पर बच्चों की डेथ भी हो जाती है। इसी को रैट होल माइनिंग बोला जाता है। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है NGT, इन्होंने साल 2014 में ही इस रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया था। बोला था कि ये वर्कर्स के लिए पूरी तरह से खतरा है, अनसेफ है, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। हालांकि इलीगल तरीके से काम होता रहा। अच्छा, बात यहाँ पर मेघालय की ही क्यों हो रही है? क्योंकि मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 640 मिलियन टन के आसपास टोटल कोयले का भंडार पाया जाता है।
कोयले का भंडार मेघालय में बहुत ज़्यादा है ना। तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोयला जो है काफ़ी पतला भी आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। तो कोई दूसरा तरीका नहीं है वहाँ पे निकालने का। तरीका यही है कि पतले पतले हमें टनल बनाने पड़ते हैं, फिर जाकर यहाँ पे इनको निकालना पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये कोयला पाया जा रहा है। और अगर हम लोग प्रॉपरली टनल बनाते हैं, पिलर लगाते हैं, तो उसमें खर्चा भी बहुत होगा, समय भी बहुत लगेगा। तो इस चक्कर में ये लोग यही करते हैं कि छोटी छोटी टनल बनाकर उसमें से कोयला निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी खुद की इनकी टेक्निक है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, लेकिन इसका असर बहुत बुरा होता है रैट होल माइनिंग का, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। खैर, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, लेकिन वापस इसको स्टार्ट करने के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। खैर, जो रैट होल माइनिंग है उसके ऊपर मेन फोकस ज़्यादा नहीं रहेगा। मेन फोकस ये रहेगा कि तमीज़ से काम किया जाए, तमीज़ से पिलर्स वगैरह बनाकर ही जो है ये पूरा जो केव है, जो गुफा है वो बनाई जाए, उसके बाद जाकर यहाँ पर जो कोयला है वो निकाला जाए। ना दोस्तों, उसके बाद आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज बहुत सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं। एक आर्टिकल ये है, ये तो हम ऑलरेडी अभी पेज नंबर 1 पर डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लिंकिट के वर्कर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या है रीज़न, प्लस यहाँ पर गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, यहीं से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको अलग से नोट्स के फॉर्म में दे दिए हैं। लेकिन अब हमारे पास में एक एडिटोरियल और है जो इंडियन एक्सप्रेस का है और बहुत रेलिवेंट है। नव ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हमने इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल लिया है, जहाँ पर इंडिया के हंगर पैराडॉक्स को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। 2 राइटर हैं जो इसके बारे में चर्चा करते हैं। SV सुब्रमण्यम साहब हैं, साथ ही साथ में स्मृति शर्मा हैं, जिन्होंने रेलिवेंट पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया है। आओ एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। देखो, इस पूरे आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब स्क्रीन पर आपको नीचे की साइड में दिख रहे होंगे। अच्छे से सुनते हुए चलना, और नोट्स में आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे, यानी PDF के अंदर में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि आखिरकार इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया है। राइटर का कहना यह है कि देखो, भारत ने फूड प्रोडक्शन के मामले में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं फूड के उत्पादन के मामले में, तो इंडिया बहुत आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में फूड सिक्योरिटी अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई है। यानी अच्छा खासा फूड का उत्पादन हो रहा है, अच्छी खासी फसलें उग रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के पास तक प्रॉपर खाना नहीं पहुँच पा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर देखने में थोड़ा सा दर्द होता है कि इंडिया के पास में सरप्लस फूड है, लेकिन फिर भी भुखमरी अभी तक यहाँ पर जारी है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर इन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है। राइटर बोलते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जिसको 2019, 20, 21 का यहाँ पर ये सर्वे बोला जाता है ना, 2019, 20, 21 वाला जो ये सर्वे है ना, इस सर्वे के अंदर में ये दिखाया गया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, खासकर नौजवान बच्चे हैं इंडिया के अंदर में, वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। यानी कि उनके पास में प्रॉपर खाना, एक अच्छा खाना नहीं पहुंच पा रहा है। और आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो इंजन की तरह है, अगर यहाँ पर इसमें खाना नहीं जाएगा, प्रॉपर फूड नहीं जाएगा, तो बॉडी काम कैसे करेगी। जैसे इंजन को फ्यूल चाहिए होता है, वैसे यहाँ पर बॉडी को भी अच्छा खासा फ्यूल चाहिए, यानी कि फूड के फॉर्म में फ्यूल चाहिए। अब बात यहाँ पर यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ अलग से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमने ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कसम खा रखी है। आपको पता होगा कि टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसको अचीव करना है 2030 तक। इसमें से जो दूसरा ही गोल आप देखोगे तो दूसरा गोल है ज़ीरो हंगर का, यानी भुखमरी को ख़त्म करने का। तो इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएटिव्स लेकर चलने चाहिए, जिससे हम फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर सकें और एक सस्ते दाम में अच्छा न्यूट्रिशियस फूड सभी लोगों तक पहुंचा सकें, अच्छा पोषण वाला खाना पहुंचा सकें। अब राइटर बोलते हैं कि पहले स्टैटिस्टिक्स क्या बोला जाता है वो यहाँ पर देखते हैं। यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां वाला सर्वे था, ये क्या बोलता है स्टैटिस्टिक्स के तौर पर कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी किस लेवल पर है। पहले इस चीज़ को समझो। देखो, बोला ये जा रहा है, जब बात करते हैं माओ की, यानी कि मदर की, तो जब हम लोग बात करते हैं मदर्स की, तो ऐसी माएँ जिनके पास में बच्चा है लगभग 6 से 23 महीने के आसपास का, तो उन बच्चों को अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। 18% ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर जो ये छोटा बच्चा है, कुछ महीने का बच्चा है, उसको यहाँ पर 24-24 घंटे तक कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा यहाँ पर सर्वे ने मेंशन किया, जिसको यहाँ पर ज़ीरो फूड की कैटेगरी में रखा गया है। और ये अगेन एक चिंता वाली बात है, और ये एक बहुत खतरनाक फूड इनसिक्योरिटी है कि प्रॉपर खाना नहीं जा पा रहा है। तो ये जो ज़ीरो फूड वाली इनसिक्योरिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 30% इन्फेंट्स में, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 11 साल है, उनको 24-24 घंटे तक कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार के 30% केसेस हैं। 12% केस निकल कर आए हैं 12 से लेकर 17 महीने के बच्चों के अंदर में, और 8% के आसपास बच्चे वो हैं जिनकी उम्र 12 से 23 महीने के आसपास है। ठीक है, ये बात बताई गई इस रिपोर्ट के थ्रू। फिर इन्होंने बोला
कि अगर पूरा पूरा दिन यहाँ पर ये खाना नहीं खा पा रहे हैं, मतलब बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का आगे विकास कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे ब्रेन डेवलपमेंट होगा, बॉडी डेवलपमेंट होगा। फिर राइटर बोलता है कि इसी वजह से हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी थोड़ा पीछे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को देखोगे तो उसमें भारत की रैंकिंग 121 देशों में से 107 नंबर पर है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इवन काफ़ी सारे हम अपने पड़ोसी देशियों से काफ़ी ज़्यादा पीछे आ चुके हैं, क्योंकि इंडिया में जो चाइल्ड वेस्टिंग का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता होगा चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब एक बच्चे की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हाइट के हिसाब से यहाँ पर उसका जो वेट वगैरह है वो बहुत कम है, पतला दुबला सा है ना। तो चाइल्ड वेस्टिंग वाले बच्चे भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। चाइल्ड स्टंटिंग वाले बच्चे भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि देखो उम्र के हिसाब से वेट कम होना, उम्र के हिसाब से यहाँ पर हाइट कम होना, इस प्रकार के केसेस कई सारे हैं इंडिया के अंदर में, जो कि लक्षण है किस चीज़ का, अंडर नॉरिशमेंट का। यानी कि उनको एक अच्छा खाना नहीं मिल पाया है, जिस वजह से बॉडी अच्छे से डेवलप, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई है। तो वो अंडर नॉरिशमेंट का लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा। इवन बोला जा रहा है इंडिया में जो अंडर नॉरिशमेंट है वो 2018 से लेकर 20 में 14.6% का था। 2019 से लेकर 21 के बीच में ये अंडर नॉरिशमेंट 16.3% का पहुंच चुका है। अब बोला ये जा रहा है कि देखो आज के समय में जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। उन प्रॉब्लम्स को अंदर हमें सुधार करना होगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसे स्टंटिंग और वेस्टिंग बच्चों में दिखाई पड़ रही है, यानी कि उम्र के हिसाब से वेट कम है, उम्र के हिसाब से हाइट कम है, आपको बच्चों की दिखाई पड़ रही है, हम इसको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा फेलियर कहाँ पे हो रहा है, हम इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। फेलियर हमें मेजर करना होगा, हमें फेलियर पता होना चाहिए, हमारी प्लानिंग जो है पता होनी चाहिए। जो आप अलग से नीतियाँ लेकर आ रहे हो उसको मॉनिटर करो, अलग अलग पॉलिसीज़ को लागू तो करो ही, उसको मॉनिटर करो, उसके ऊपर ध्यान रखो। आप यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आ गए कि हाँ भैया इससे हम भुखमरी दूर करेंगे, बस खाली नाम की पॉलिसी आ गई, बोल दिया, लागू कर दिया, लेकिन उसके ऊपर टाइम टू टाइम आप ध्यान नहीं दोगे तो वो पॉलिसी लाना न लाना एक ही बराबर हो जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर एक मेन फोकस करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर में। पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है सही से, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन बच्चों में ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में जो दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लो अगर कुछ लोग हैं जिनको अच्छा खाना मिल भी रहा है, मतलब खाना मिल रहा है प्रॉपर, तो उनमें से भी मतलब इंडिया में 80% बच्चे ऐसे हैं, कितने, 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना तो मिल रहा है ठीक है, लेकिन उस खाने में प्रोटीन नहीं है। अब पूरे पूरे दिन में उनको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, केवल कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर लोड करते जा रहे हैं। देखो बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है, डेली बेसिस पर हमें एक अच्छा खासा प्रोटीन चाहिए होता है, डेली चाहिए होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए। बॉडी की ग्रोथ के लिए आपको कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और हेल्दी फैट्स भी चाहिए होते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो वज़न है वो 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम का बच्चा है, तो यहाँ पर कम से कम 50 ग्राम के आसपास उसको प्रोटीन चाहिए होगा, नहीं कि पर किलोग्राम के हिसाब से पर ग्राम का आप कह सकते हो जो प्रोटीन वगैरह है उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 50 ग्राम के आसपास यहाँ पर प्रोटीन चाहिए होगा, तो इतनी रिक्वायरमेंट लगती है। और अगर कोई वो हैवी वर्कआउट वगैरह कर रहा है तो उसको यहाँ पर बॉडी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, यानी 50 किलोग्राम का है तो यहाँ पर उसको कम से कम 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए होगा, 100 ग्राम्स के आसपास, ठीक है। तो वो भी बोला जा रहा है, बट यहाँ पर बच्चों के पास में मतलब दिन में कभी भी उसको प्रोटीन नहीं मिलता है, सप्ताह में 1-2 बार कुछ ऐसा खा लिया जिससे यहाँ पर प्रोटीन बॉडी में चला गया, तो वो चीज़ भी बिल्कुल भी सही नहीं है। रोज़ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। इवन बोला जा रहा है कि 10 में से 6 बच्चे ऐसे इंडिया में जो हर रोज़ दूध वगैरह कंज्यूम नहीं करते, या फिर दूध से संबंधित जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब का कंजम्पशन वो बच्चे नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जिसके चक्कर में बच्चों के अंदर में कैल्शियम की कमी भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज बोला गया, पोषण 2.0 हम लेकर आए थे। पोषण 2.0 एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका मेन मकसद था कि इंडिया के अंदर में चाइल्ड न्यूट्रिशन को पूरा करना, बच्चों को एक अच्छा खाना देना, माँओं का ध्यान रखना, ये यहाँ पर एक मेन फोकस था पोषण 2.0 का। लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको भी यहाँ पर मॉनिटर ना कर सके, बस खाली नाम का ये रह गया, इसको सही से लागू ना किया जा सका, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया कि जब तक आप लेकर आए हो स्कीम ठीक है, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, उसको मॉनिटर नहीं करोगे, तब तक यहाँ पर सही से काम नहीं होने वाला। और इंडिया में जो ये भुखमरी हो रही है, इतनी ज़्यादा हंगरनेस आपको दिखाई पड़ती है, उसके पीछे का कई सारे कारण भी हैं। नंबर 1 कारण है पॉवर्टी, गरीबी। अब गरीबी इंडिया में है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर फूड मिलता ही नहीं है, जो कि यहाँ पर मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं है, इनकम बहुत कम है। अब आय बहुत कम होने की वजह से उनकी जो चॉइसेस हैं वो भी कम हो जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपकी इनकम बहुत कम है तो इसके चक्कर में चॉइस भी बहुत कम हो जाएगी, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं परचेज़ कर पाओगे। एक की इनकम ज़्यादा है, वो ज़्यादा अलग अलग सामान परचेज़ कर पा रहा है, वो उसने अपने डाइट में नट्स भी ऐड कर रखे हैं, आलमंड्स भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। लेकिन
जिसके पास जिसकी आय बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, पॉवर्टी वाली कैटेगरी में है वो, तो उसके पास में बस खाली यहाँ पर थोड़ी बहुत चॉइसेस होती हैं कि सर मैं यहाँ पर दाल चावल मैनेज कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो पॉवर्टी एक सबसे मेन रीज़न है हंगर का, ये इंडिया में देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर इसी से संबंधित अलग अलग और भी फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंडिया के अंदर में देखो, जो ये न्यूट्रिशन है ना, ये डिपेंड करता है जेंडर, कास्ट और एज के ऊपर भी। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है? देखो एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप इंडिया के अंदर में गर्ल चाइल्ड का यानी कि लड़की का न्यूट्रिशन की ज़रूरत आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो बूढ़े लोग हैं उनका भी यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल नीड है, मतलब न्यूट्रिशनल नीड है उनको, अच्छा चाहिए खाना, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, उसको हमारी सोसाइटी प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो हम लोग अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, इनिशिएटिव चलाएं, उसको सही से लागू नहीं कर पाए। मेन काम यही होता है कि आप नीति बनाते तो हो, पॉलिसी लेकर आते हो, कानून लेकर आते हो, लेकिन लागू नहीं कर पाते, वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लाया कराया गया, नेशनल हेल्थ मिशन लेकर आया गया, ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेकर आए गए जहाँ पर बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस था, अच्छा खाना देने के ऊपर फोकस था, बट इन्होंने अभी तक अपना कवरेज पूरा नहीं किया। जो टारगेट था, समय निकल चुका है, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी चक्कर में इंडिया में हंगरनेस ज़्यादा है। फिर बात आती है क्लाइमेट चेंज की। अब आप कहोगे क्लाइमेट चेंज क्या है? मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी बढ़ना। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो क्लाइमेट चेंज जब होता है ना, तो बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, मतलब बिना मतलब की बारिश है, बिना मतलब की कड़ा सूखा पड़ चुका है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं, यानी कि जो फसल है वो उस लेवल पर ग्रो नहीं होती हैं, फसलें की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। अब प्रोडक्शन ही बहुत कम हुआ है तो लोगों तक पहुंचेगा ही कम, कब लोगों तक पहुंचेगा? जो पहले अफोर्ड कर ले उसके पास पहले पहुंच गया। तो वही सिचुएशन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल जाती है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसके चक्कर में भी इंडिया में हंगर बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा हंगर जो भारत में देखने को मिलता है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। सब कहते हैं भाई हम खा तो रहे हैं खाना, दाल चावल रोटी चल रही है, बढ़िया खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनमें भी एक हंगर दिखाई पड़ती है, एक भूख, मतलब एक चीज़ की है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। एक चीज़ की कमी उनके बॉडी में भी है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। होता यह है कि हम सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, यानी आपने कार्ब्स भी ले लिए, प्रोटीन भी ले लिया, फैट भी ले लिया, ठीक है चलो सही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि हम कभी भी मल्टी वाइटामिन्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जो छोटे छोटे मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। और आपको पता है कि मल्टी वाइटामिन मिनरल आपको हरी सब्जी और इन सब से मिलेगा, लेकिन सारी चीज़ें हम ले भी तो नहीं सकते साथ में। ठीक है, तो एक पुअर डाइट की वजह से आप कह सकते हो कि जो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी वो देखने को मिल जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके मल्टी वाइटामिन्स ही आते हैं, जो अलग अलग प्रकार के वाइटामिन से, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि आपकी बॉडी होती है वो हर रोज़ बहुत सारे जो वाइटामिन्स है वो बॉडी से रिलीज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको डेली बेसिस पर लेना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये यहाँ पर हंगर किस वजह से बढ़ रहा, भूखमरी किस वजह से बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब राइटर बोलते हैं व्हाट इज़ नीडेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहली ज़रूरत है डेटा की। एक अच्छा डेटा हमारे पास में होना चाहिए फूड कंजम्पशन को लेकर, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया में कितने लेवल का फूड कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, एक हमारे पास में डेटा होगा तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये एरिया है जो कि काफ़ी पीछे रह गया है। तो वो डेटा हमें थोड़ा सा इकट्ठा करना होगा। न्यूट्रिशनल को लेकर हमें थोड़ा इवैल्यूएशन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा पूरी पॉपुलेशन का। उसके बाद यहाँ पे हमने समझने के बाद में जो वंचित वर्ग रह चुका है, जिनके पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको ये सपोर्ट देना होगा। ठीक है, और एक अच्छा काम ये कर सकते हो, अगर ये भी ना कर पाओ तो एक काम ये किया जा सकता है कि एक जो न्यूट्रिशियस फूड है जिसके अंदर पोषण है, उस फूड को आप अफोर्डेबल बना सको। ठीक है, एक ऐसा प्राइस उसका सेट कर दो कि मतलब गरीब से गरीब तबका भी हो वो यहाँ पर आराम से उस खाने को अफोर्ड कर सके। इस तरीके से यहाँ पर वो जो प्राइस है वो हमने सेट करने होंगे, तभी जाके हम हंगर को ख़त्म कर पाएंगे और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अपने देश में इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर उसके बाद में राइटर का एक और मेन फोकस है, मतलब इन्होंने एक और सोल्यूशन दिया है, मतलब कि क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत है हमारी, कि हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बच्चे ही हमारा कल का भविष्य है, और बच्चों को यहाँ पर प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट नहीं होगा तो आगे उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा नहीं रहने वाला। ठीक है, तो बच्चों को एक प्राइमरी फोकस पर रखा जाए, उनको प्रॉपर एडिक्वेट और अफोर्डेबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाए उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, तभी जाकर अच्छा हम लोग एक फ्यूचर देख सकते हैं अपने चिल्ड्रंस का। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब राइटर बोलते हैं हम कर क्या सकते हैं। ये तो ज़रूरतें बता दें कि हाँ ये चीज़ें की ज़रूरत है हमें। आप कर क्या सकते हैं, यानी कि सजेशन क्या है राइटर के?
राइटर पहला सजेशन देते हैं कि टॉप लेवल इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है। इंडिया को ज़रूरत है एक ऐसा बड़ा इनिशिएटिव जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर उसको हेड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, तभी जाके हम फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर सकते हैं। एक अच्छा खाना सस्ते दाम में, क्वालिटी वाला खाना हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना आसान बात नहीं है। उसके लिए एक बड़े इनिशिएटिव की हमारे पास में आवश्यकता है और उसमें भी एक मेन फोकस होना चाहिए बच्चों के ऊपर। सेकंड यहाँ पर जो सजेशन राइटर ने दिया है वो है अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस। दुनिया भर में आप देखोगे तो फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी सारी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज़ बढ़िया तरीके से उभर कर आई हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया है, उनसे भी हमने सीखना होगा। सीखने के बाद में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। फिर उसके बाद में असेसमेंट एंड अवेयरनेस, यानी कि ये एक एफर्ट है, हमारे पूरे देश का एफर्ट है कि हम एक रूटीन डाइटरी को बनाएं, एक रूटीन डाइट को बनाएं और अपनी पूरे पॉपुलेशन के लिए वो डाइट चलाएं, उन्हें समझाएं, अवेयरनेस फैलाएं कि देखो आपको इन चीज़ों का कंजम्पशन का आवश्यकता है, ताकि जो ये मालन्यूट्रिशन है, कुपोषण है, ये बॉडी के अंदर में से ख़त्म किया जा सके। और यही एक हमारी ज़रूरत भी है। क्लियर हो गया। अब देखो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है हाउ कैन इंडिया अचीव द गोल ऑफ जीरो हंगर एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर इट्स पॉपुलेशन। डिस्कस द चैलेंज इन अचीविंग दिस गोल एंड सजेस्ट मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू एड्रेस दैम। यानी कि आपने समझाना है कि इंडिया कैसे यहाँ पर ज़ीरो हंगर के गोल को अचीव कर सकता है, भुखमरी को ख़त्म कर सकता है इंडिया से। साथ ही साथ में इंश्योर करना है भारत के लिए कि जो मतलब फूड सिक्योरिटी है, हर एक व्यक्ति तक जो खाना है इंडिया में वो भारत में कैसे पहुंचाया जा सकता है वो बताना है। फिर आपने समझाना है कि इस पूरे मामले में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं इस गोल में, और अगर चुनौतियां आती हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। ठीक है, हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। भारत शून्य भुखमरी के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है और अपनी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, मतलब कैसे कर सकता है। फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और उन उपायों का सुझाव दें जो यहाँ पर इन चुनौतियों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, मेंस ग्रुप लिखना। मेंस ग्रुप जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ कर क्या कर सकते हो, वहाँ पर आंसर राइटिंग को सबमिट कर सकते हो। आंसर राइटिंग को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बने। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बात करता है गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में। तो गोल्डन ग्लोब रेस अभी रिसेंटली यहाँ पर रेस कंडक्ट होती है। इसके यहाँ पर एक सेकंड विजेता बनकर आते हैं अभिलाष टॉमी। तो अभिलाष टॉमी यहाँ पर जो है एक सेकंड विजेता बनकर आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो चर्चा में है। अभिलाष टॉमी कौन है? तो ये इंडियन नेवी के ही फॉर्मर कमांडर हैं और ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर इस गोल्डन ग्लोब रेस को जीता है। और बहुत समय से यहाँ पर ये फोकस कर रहे थे इसके ऊपर, बहुत समय से इन्होंने कोशिशें करी हैं, बहुत सालों से यहाँ पर ये जो रेस है वो लड़ रहे हैं, बट अभी यहाँ पर इस वाली रेस में खासकर ये सक्सेसफुल हो चुके हैं 2022 में। ठीक है, तो 2022 की जो ये गोल्डन ग्लोब रेस है उसमें यहाँ पर इनकी सेकंड पोजीशन आई है। फर्स्ट यहाँ पर साउथ अफ्रीका की एक वेमेन है जिनका नाम है क्रिस्टन नौशेफिर। ठीक है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट आई हैं। तो वही हम समझेंगे कि गोल्डन ग्लोब रेस है क्या, है ना। और पहले भी यहाँ पर इन्होंने जो ये अभिलाष टॉमी इन्होंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन पहले यहाँ पर ये फंस गए थे इस बीच में, तो उन्हें रेस्क्यू किया गया, उन्हें बचाया गया। तो पहले का मामला यहाँ पर थोड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन बाद में ये वापस से रिटर्न करे इस रेस में और वापस रिटर्न करने के बाद में इन्होंने यहाँ पर एक जीत को हासिल किया। तो अब ये गोल्डन ग्लोब रेस होती क्या है? नाम बात की जा रही है ग्लोब रेस के बारे में, मतलब पूरे दुनिया का चक्कर मारना है क्या? हाँ, अब बिल्कुल सही समझ रहे हो, नाम से पता चला है पूरे दुनिया का चक्कर मारना पड़ता है यहाँ पर इस रेस के अंदर में, और सबसे खतरनाक समुद्र के रास्ते से यहाँ पर घूमना पड़ता है। तो जो गोल्डन ग्लोब रेस जो है ये एक सोलो सेलिंग रेस है, यानी कि अकेला इंसान एक बोट में बैठा होगा और वो यहाँ पर उस बोट को चला रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि बोट में कुछ नई नई टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पुरानी ज़माने की बोट, मतलब वो जो बोट है ना वो 1968 से पहले की होनी चाहिए। 1968 के बाद वाला जो मॉडल है या बाद वाली टेक्नोलॉजी है वो उस बोट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1968 की पहले की टेक्नोलॉजी और पहले का ही उसी समय का जो बोट का डिज़ाइन है वो होना चाहिए, उन बोट्स को अलाउ किया जाता है।
यहाँ पर कोई भी जीपीएस सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या नेविगेशनल एड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। आप इनका किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको केवल और केवल एक सैटेलाइट फ़ोन दिया जाता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए, ठीक है। और इस पूरी रेस को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि ये जो पूरी रेस है इसमें यहाँ पर पूरा एक दुनिया का चक्कर मारने को कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चक्कर मारा जाता है। देखो, इस रेस की शुरुआत हुई थी 1968 में। 1968 में जो ये रेस है, सर रॉबिन नॉस जॉनस्टन ये पहले पर्सन बने थे जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे ट्रिप को अकेले कर लिया था। उसके बाद से इस प्रकार की यहाँ पर ये जो गोल्डन ग्लोब रेस है वो होने लगी है। ये जो रेस कोर्स है इसका जो रास्ता है लगभग 48,000 किलोमीटर का आपको ये रास्ता देखने को मिलेगा, जिसको एक इंसान को पूरा करना पड़ता है। और ये रास्ता दुनिया भर का चक्कर पूरा करवाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ ये बोट कैसे निकलती है और कहाँ पर आती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रांस के अंदर में जो लेस सेबल्स ओलोन है, ठीक है, यहाँ से ये रेस शुरू होगी और शुरू होने के बाद में इस तरीके से लोग निकलेंगे। निकलने के बाद में ये कहाँ पहुँचेंगे, इस प्रकार से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक पहुँचेंगे। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो नीचे साउथ अमेरिका है, बिल्कुल सॉरी साउथ अमेरिका बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका है जो बिल्कुल नीचे टिप पर इसके, वहाँ पर आपको केप ऑफ टाउन देखने को मिलेगा। वहाँ से गुजरेंगे और इस प्रकार से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरते हुए यहाँ पर ये लोग इस तरीके से जाएंगे। फिर यहाँ पर आप अगर मैप को देखोगे तो इस प्रकार से मैप ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से रेस शुरू हुई, ऐसे यहाँ पर ये लोग निकले, इधर साउथ अफ्रीका से निकलते हुए यहाँ से गए और इधर से पीछे मुड़ जाएंगे, क्योंकि धरती गोल है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे घूम कर आएंगे और इधर से आकर और इधर यहाँ पे साउथ अमेरिका से गुजर कर और वापस से यहाँ पर ये पहुँचेंगे। इस प्रकार से ये गोल्डन ग्लोब रेस होती है, ठीक है। ये हुआ रास्ता, ऐसे गए, पीछे घूम कर आए, इधर से निकले पैसिफिक ओशन से, इधर साउथ अमेरिका से होते हुए वापस इस रास्ते में, ये है गोल्डन ग्लोब रेस। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। ये रूट जो है ना बहुत पुराना है, 1968-69 का ही पूरा रूट है और वही रूट आज के समय पर यूज़ किया जाता है। तो इस रेस को अभी के समय पर जीत लिया है एक विमेन ने, महिला जो है टॉप करी हैं, और उसका सेकंड नंबर पर आने वाले हैं वो हैं अभिलाष टॉमी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन किया जा रहा है। तो इस 2022 की रेस में 11 कंटेस्टेंट थे बस। तो 11 कंटेस्टेंट की ये रेस थी। अब उसमें यहाँ पर ये जो पूरा इशू है वो क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों, मैं अब वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। देखो, वैसे एक आर्टिकल हमारे पास में और है, वो मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। तो वैसे वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। देखो, आज का वीडियो लेट हो ही गया था क्योंकि आज न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया था। मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा लॉगिन करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर बाद में यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया उसमें। तो इस चक्कर में वीडियो जो आ जाना चाहिए था 8:30 तक या 8 तक, आज बज चुके हैं 9। प्लीज़ आज उसको मैनेज करना। और ये वाला आर्टिकल इसी वजह से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस आर्टिकल में थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की ज़रूरत है और टाइम लग जाएगा, कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। तो इस वजह से ये आर्टिकल मैं कल डिस्कस करूँगा। और आपको पता होगा, ऐसा परेशान मत होना कि हाँ ये आर्टिकल डिस्कस नहीं किया। आपको पता होगा अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक आर्टिकल स्किप किया था पिछले फ्राइडे को, फिर वो मैंने बाद में डिस्कस कर लिया था। तो ये मैं हो सकता है कल ही डिस्कस कर लूँ। कल वीडियो की रिकॉर्डिंग जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपका ये वाला आर्टिकल वहीं पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होना और जो आपको पढ़ा दिया गया है उतना यहाँ पर अपने नोट्स वगैरह में इंक्लूड कर लेना। PDF आपको मिल ही जाता है, वहाँ से आपको डायरेक्ट हेल्प मिल जाएगी। अब प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, जो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है वो क्यों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, यही यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक सबसे बड़ा फीचर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे हो जाते हैं रॉन्ग। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। अच्छा, एक छोटा सी चीज़ और है, अभी ना एक आर्टिकल और था जहाँ पे रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। वो एक आर्टिकल था, तो ये मीटिंग होने दो, उसके बाद मैं आपको वो आर्टिकल पढ़ा दूंगा, तो इस वजह से उसको भी यहाँ पे आपने स्किप कर देना है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।